हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर, जो कि एक साइकेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले स्लीप जो होता है वो दो फिजियोलॉजिकल स्टेट में होता है। एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसको बोलते हैं NREM। दूसरा होता है रैपिड आई मूवमेंट, जिसको बोलते हैं REM बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों में ट्रांजिशन होने से ही पूरा स्लीप साइकिल बनता है। NREM से REM में जाना, फिर REM में से NREM में जाना, फिर NREM में से REM में जाना। ये टोटल एक दिन में यदि 7-8 घंटे का जो सोते हैं उसमें 7 से 8 बार ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले हम लोग अवेक रहते हैं, उसके बाद हम लोग NREM में जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट REM में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद REM लेटेंसी क्या होता है? तो REM लेटेंसी का मतलब टाइम टेकन आफ्टर स्लीप ऑनसेट टू फर्स्ट REM, मतलब टाइम जो लगता है स्लीप को होने में और फर्स्ट REM में जाने में, उसको ही क्या बोलते हैं? REM लेटेंसी बोलते हैं। उसका जो टाइम पीरियड क्या होता है? 90 मिनट होता है। ठीक है, फिर देखिए REM लेटेंसी यदि शॉर्ट हो रहा है तो वो कौन कौन से केस में हो सकता है? नेक्रोलेप्सी और डिप्रेशन के केस में हो सकता है। उससे पहले नेक्रोलेप्सी और डिप्रेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि EEG क्या होता है। तो EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी ECG बोल दिए, EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम बोलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को ऑफ ब्रेन बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ऑन द स्कैल्प एंड रिकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को ब्रेन का मेजर करते हैं बाय कैसे? इलेक्ट्रोड को स्कैल्प पे रखने के बाद, एंड रिकॉर्ड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें तो ये देखिए जो डिफरेंट वेव्स वगैरह बनते हैं स्लीप साइकिल में, वो कौन कौन से हैं? डेल्टा वेव, थीटा वेव, अल्फा वेव एंड बीटा वेव। तो डेल्टा वेव है, थीटा वेव है, अल्फा वेव है सब, और बीटा वेव है। सबसे पहले हम लोग अल्फा वेव में रहते हैं। एट रेस्ट हम लोग आई को क्लोज करते हैं, उस टाइम फ्रीक्वेंसी रहता है 8 से 13 हर्ट्ज। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी टाइम पे रहता है, और ये पेराइटो ओसिपिटल एरिया में होता है। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं, सबसे पहले बीटा वेव में रहता है, जो कि सबसे पहले बीटा वेव देखते हैं, जो कि अवेक स्टेट में है, जिसमें अवेक हम लोग सोए नहीं, अभी तक आँख खुला हुआ है सब कुछ। तो उस टाइम का फ्रीक्वेंसी रहता है 14 से 30 हर्ट्ज तक, और लो वोल्टेज होता है, और फ्रंटल और पेराइटल एरिया में देखते हैं। फिर अल्फ़ा वेव उसके बाद आता है। बीटा वेव के बाद क्या आता है? अल्फ़ा वेव, जो कि एट रेस्ट होता है, आई क्लोज्ड होता है, फ्रीक्वेंसी 8 से 13 हर्ट्ज होता है, और पेराइटो ओसिपिटल एरिया में देखा जाता है। उसके बाद आता है थीटा वेव। उसमें क्या होता है? ट्रांजिशन फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप, मतलब नींद बस आने ही वाला होता है। इसमें देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कमते जा रहा है। तो पूरे जो स्लीप साइकिल यदि हम देखा जाए, हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह रहता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो गिरते जाता है। ये फ्रीक्वेंसी जो है टाइम के साथ, ये समझिए बीटा वेव हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा वेव हो गया, फिर यहाँ पे आपका थीटा वेव हो गया। ठीक है, इसके बाद ये डेल्टा वेव हो गया। तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घटता ही जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रांजिशन यदि करता है थीटा वेव में, स्लीप में आने ही वाला रहता है, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या आता है? 4 to 7 हर्ट्ज रहता है, और लो वोल्टेज होता है, टेम्पोरल एंड पेराइटल एरिया में देखा जाता है। फिर स्लीप स्टेज जो होता है, स्लीप स्टेज को करेक्टराइज किया जाता है 3 पैरामीटर पे। एक होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम, एक होता है EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम। मतलब हम तीनों चीज़ों को देखते हैं। जैसे इसमें हमने बात किया ना कि EEG देखते हैं, तो EEG में क्या देखते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी को देखते हैं। उसी तरह हम लोग इसमें मसल की भी एक्टिविटी को देखते हैं, और आँख के मूवमेंट की एक्टिविटी को भी देखते हैं इसमें। ठीक है,
तो देखिए ये सब तो देख लेंगे जो भी है, मगर उससे बाद देखते हैं कि बाई इन यंग एडल्ट्स में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लीप कैसे होता है। तो नॉर्मली एक नॉर्मल जो एडल्ट है वो 7 से 9 घंटे की नींद लेता है। उसके बाद स्लीप अकर इन साइकिल ऑफ एनआरईएम एंड आरईएम का में हमने आपसे पहले ही बोला था कि जो स्लीप होता है उसमें दो ही चीज़ होते हैं, एक एनआरईएम होता है, एक आरईएम होता है। तो एनआरईएम से आरईएम में जाना, आरईएम से एनआरईएम में आना, यही चलता ही रहता है। और ये जो होता है इस साइकिल है 90 to 110 मिनट का एक साइकिल होता है। एनआरईएम से आरईएम में जाना ये 90 to 110 मिनट का होता है। और एक पर नाइट जो हम सोते हैं 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं, तो उसमें हम लोग को आरईएम से एनआरईएम या एनआरईएम से आरईएम जो है 4 से 6 बार हो जाता है, ठीक है, पर नाइट। उसके बाद बात किया जाए तो देख लेते हैं एनआरईएम। एनआरईएम जो होता है 75% ऑफ द टाइम हम लोग एनआरईएम में रहते हैं, और उसके बाद आरईएम में 25% टाइम रहते हैं। तो स्टेज 1 N1 में 5% एनआरईएम हो, फिर स्टेज 2 N2 होता है जो कि 45%, स्टेज 3 स्टेज 4 मिला के N3 होता है जो कि 25% होता है। स्टेजेज ऑफ स्लीप क्या है? ओमेगा N1 N2 N3 होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा वेव जिसमें 8 से 13 हर्ट्ज होता है, जिसमें आई क्लोज्ड होता है, EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, ठीक है। इसमें आई क्लोज्ड होता है, उसमें अल्फ़ा वेव 8 से 13 हर्ट्ज होता है, उसमें आई का मूवमेंट होता है और आई ब्लिंक करता रहता है। इलेक्ट्रोओकुलोग्राम में देखेंगे तो उसमें ये देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोमायोग्राम में देखेंगे तो उसमें हाई टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा, वॉलेंटरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा N1 में लॉस ऑफ वेव थीटा वेव जिसमें 4 से 7 हर्ट्ज होता है, और स्लो उसमें धीरे से आई का मूवमेंट होता है, टोनिक एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाता है। और N2 में स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स जो होता है वो EEG में बनता है। तो स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स यदि हम हमको बताएं कि क्या होता है तो 1 मिनट का हमें टाइम दीजिए बस। हाँ देखिए, जैसे ये जो है ये एक जगह देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये क्या है, स्लीप स्पिंडल है, और ये क्या है, के कॉम्प्लेक्स है। इसका एक यदि चार्ट बनता है, मतलब उस टाइम जब इसका मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, उस टाइम जो आता है तो जो स्लीप स्पिंडल होता है तो इस तरह होता है, ये जो है। और दूसरा है के कॉम्प्लेक्स जो कि इस तरह एम्पलीट्यूड बढ़ा रहता है, ये वोल्टेज उस टाइम बढ़ा रहता है, देख लीजिए ऐसा कुछ। और इलेक्ट्रोओकुलोग्राम में कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, और इलेक्ट्रोमायोग्राम में लो टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। उसका डेल्टा वेव में यदि देखें तो स्लो वेव देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रोओकुलोग्राम में कोई भी वेव देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रोमायोग्राम में लो टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। फिर यदि आरईएम की बात की जाए तो आरईएम की जब बात की जाए तो EEG EOG EMG होता है। उसमें EEG होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में इंक्रीज एक्टिविटी सिमिलर टू अवेक स्टेट अलॉन्ग विथ रिटर्न ऑफ अल्फा सॉ टूथ वेव। आरईएम में हमें सॉ टूथ वेव की तरह देखने को मिलेगा, और इसमें रैपिड EOG में देखेंगे तो रैपिड आई मूवमेंट होगा आरईएम में, और EMG में टोनिक विथ फेजिक ट्विचनेस देखने को मिलेगा। आरईएम जो होता है वो एक पैराडॉक्सिकल स्लीप होता है। क्यों? क्योंकि नींद में रहते हैं, मगर उसमें जो एक्टिविटी जो देखने को मिलते हैं ना, वो जागा हुआ वाला एक्टिविटी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं कि उस टाइम जब हम लोग आरईएम में रहते हैं तभी भी हमारा मूवमेंट क्या होता है, EOG में देखिए क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है। तो ये क्या पैराडॉक्सिकल है, हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, मतलब पैराडॉक्सिकल मतलब अपोजिट है एक प्रकार से, ये समझ लीजिए।
फिर एनआरईएम में देखने को मिलेगा, एनआरईएम है तो उसमें ऑर्थोडॉक्स स्लीप देखने को मिलेगा। मतलब कि इसमें जैसे नींद में है यदि, तो हमारा आई का मूवमेंट वगैरह भी कम रहेगा या फिर नहीं के बराबर रहेगा, और फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा, और कोई भी चीज़ हमें याद नहीं रहेगा, उसे ऑर्थोडिक्स स्लीप कहते हैं। मगर आरईएम में क्या होता है, पैराडॉक्सिकल स्लीप देखने को मिलता है, और इसमें इंक्रीज्ड मसल टोन बढ़ा रहता है आरईएम में। तो ये पैराडॉक्सिकल यानी कि सोए हुए हैं उसके बाद भी हमारा मसल टोन बढ़ा हुआ है, मसल टोन नहीं है मगर बाकी सब कुछ बढ़ा हुआ है। इसमें जो होता है मिनिमम वेरिएशन देखने को मिलता है, ये सिंक्रोनाइज्ड स्लीप होता है, और ये जो होता है वेरिएबल होता है जो कि डीसिंक्रोनाइज्ड स्लीप होता है। और इसमें जो होता है पल्सेटिव रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन एंड ग्रोथ हार्मोन, इसमें गोनाडोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन का रिलीज भी होता है एनआरईएम में, ठीक है। और एनआरईएम में जो सपना देखते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, मगर आरईएम में जो सपना देखते हैं वो हमें याद रहता है। और एनआरईएम में जो होता है वो पिनाइल इरेक्शन नहीं होता है, और आरईएम में जो होता है पिनाइल इरेक्शन होता है। एनआरईएम में बॉडी मूवमेंट प्रेजेंट होता है, पर आरईएम में बॉडी मूवमेंट एब्सेंट होता है। और अब देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलते हैं एनआरईएम के केस में, और कौन कौन से डिसऑर्डर आरईएम के केस में देखने को मिलते हैं। तो डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलते हैं एनआरईएम के केस में वो होते हैं सोमनाबुलिज्म, नाइट टेरर, ब्रुक्सिज्म, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, फिर सोमनीलॉक्सी। फिर इसके केस में आरईएम के केस में कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, नेक्रोलेप्सी, नाइटमेयर्स, आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर एंड स्लीप एपनिया देखने को मिलते हैं। हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है डिसोमनिया होता है, ठीक है। डिसोमनिया जो होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग को यदि सो रहे हैं तो उसमें क्वालिटी नहीं आया, फ्रेशनेस नहीं आता, या फिर कम नींद ही कम आता है, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द स्लीप जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और ये डिसोमनिया दो होते हैं, एक होता है इनसोमनिया, एक होता है हाइपरसोमनिया, ठीक है। उसके बाद इंसोमनिया में देखिए 3 तरह के इंसोमनिया होता है, एक इनिशियल इंसोमनिया होता है, एक मिडिल इंसोमनिया होता है, तीसरा होता है लेट इंसोमनिया होता है। तो शुरुआत में ही मतलब स्लीप का इनिशिएशन में ही दिक्कत आ रहा है, तो हो गया इनिशियल इंसोमनिया। और मिडिल इंसोमनिया का मतलब होता है डिफ़िकल्ट होता है कि मेंटेन करना, स्लीप को मेंटेन करने में दिक्कत आ रहा है, तो मिडिल इंसोमनिया बोलते हैं। और इंसोमनिया जो कि लेट इंसोमनिया होता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग में मतलब फ्रेशनेस नहीं आना, वो होता है लेट इंसोमनिया होता है। और उससे एक होता है नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप, मतलब क्या होता है कि स्लीप तो हुआ मगर सवेरे जब उठे तो वो उसमें फ्रेशनेस नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ द स्लीप जो होता है उसमें अफेक्टेड रहता है। इंसोमनिया 2 प्रकार के होता है, जो एक होता है प्राइमरी इंसोमनिया और एक होता है सेकेंडरी इंसोमनिया। प्राइमरी इंसोमनिया में नो कॉज पता नहीं चलता है, और सेकेंडरी इंसोमनिया इज ड्यू टू सम अदर डिसऑर्डर के कारण सेकेंडरी इंसोमनिया होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, फार्माकोथेरेपी इसका क्या है, तो बेंजोडाइजापिन्स है इंसोमनिया का, और जेड ड्रग्स जैसे कि जोल्पिडेम, जेलेप्लोन और इज़ोप्लिक्लोन और मेलाटोनिन का भी सिक्रीशन करने से क्या होता है कि स्लीप अच्छा हो जाता है। जैसे कि मेलाटोनिन एगोनिस्ट कौन कौन से हैं, तो रेमेल्टियोन होता है और टेसिमेल्टोन होता है। और दूसरा और किस तरह हम लोग इंसोमनिया को ख़त्म कर सकते हैं या फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं,
तो ओरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं उसको। मतलब क्या होता है कि ओरेक्सिन जो होता है ना वो एक्टिविटी को मतलब नींद नहीं आने देता है। अब उसके अगेंस्ट हम लोग को मेडिकेशन देना है रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। लेम्बोर एक्सेंट होता है, सुबोर एक्सेंट होता है, डेरिडोर एक्सेंट होता है, ठीक है। एएनटी का मतलब क्या हुआ, एंटागोनिस्ट। ये क्या मतलब हुआ, एंटागोनिस्ट। और उसके बाद हम लोग क्या फार्माकोथेरेपी कर सकते हैं, जैसे कि सीबीटी कर सकते हैं, कॉन्ग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर सकते हैं, या फिर दूसरा है सच एज, यानी कि ओवरकम कर सकते हैं उसको। यदि कोई मिसकंसेप्शन है किसी चीज़ के बारे में गलत उसको पता है, उसके कारण उसको नींद नहीं आ रहा है, तो उसको मिसकंसेप्शन को दूर कर सकते हैं। या फिर जो गलत थाट्स आ रहे हैं उसको डिस्ट्रप्टिव थाट को कम करवा सकते हैं समझा बुझा कर। एक ये आपका तरीका है। और एक है यूनिवर्सल स्लीप हाइजीन। जैसे कि यूनिवर्सल स्लीप हाइजीन का मतलब क्या होता है, ये देखिए। इट फोकस ऑन मॉडिफाइबल इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल कंपोनेंट। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर उसके स्लीप को बेटर करते हैं। तो हम लोग क्या क्या इसमें कर सकते हैं उसको स्लीप को बेटर करने के लिए। तो उसमें मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन मतलब एक स्लीप साइकिल मेंटेन करेंगे कि इतने बजे सो जाना है आपको, इतने बजे उठना है। और इफ़ नींद नहीं आने के कारण ये खाना भूखे रह जाने के कारण यदि स्लीप नहीं आ पा रहा है, तो यदि उसको लाइटली खिलाया जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए या फिर और सब काम को जो है अनवाइंड कर लीजिए 1 घंटे पहले स्लीप से। और रूम जो है ठंडा रखिए, डार्क रखिए और शांत रखिए। तो ये करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें सवेरे नैप नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें हैवी मील नहीं ले लेना चाहिए स्लीप से पहले। बहुत ज़्यादा नहीं खा के सोना चाहिए, उसके कारण भी नींद नहीं आएगा। या फिर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए स्लीप से पहले, क्योंकि वो एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है और हम फिर सोने जा रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा कि नींद नहीं आएगा। और यूज नहीं करना चाहिए स्मोक और सिगरेट वगैरह, अल्कोहल वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि फैन वगैरह होता है, वो हमारे एराउजल को बढ़ाएगा। फिर सम डिसऑर्डर जो कि एसोसिएटेड हैं इंसोम्निया से, वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या है, अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ लेग सच एज इंसेक्ट क्रॉलिंग व्हेन रिलीव्ड बाय मूविंग द लेग और मूविंग अराउंड। इसमें क्या है कि ऐसा लगता है कि मेरे पैर पे कुछ इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, उसके कारण मूव करना पड़ता है लेग को, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, गाबापेंटिन है, डोपामिन एगोनिस्ट जैसे कि प्रेमेक्सियोल है, रोपिनिरॉल है, गोटिन है। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि सर्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल व्हाइल स्लीपिंग और प्राइमरी सीन इन एनआरई। मतलब क्या होता है कि पैर का मूवमेंट करना पड़ता है, पैर का पूरा मतलब धक्का ऐसे मार रहे हैं, पैर चलाना है, मतलब समझ लीजिए आपको सिंपली। तो वो होता है पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर में। पर्सन में नॉट बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन बट पार्टनर फ्रिक्वेंटली गेट डिस्टर्ब, यानी कि जो कर रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि हमसे ये हो रहा है, मगर जो उसके बगल में रहेगा उसको ये पता चलेगा कि उसके कारण जो होता है फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब रहेगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि फोलेट डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, रीनल डिजीज या एनीमिया के कारण हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेंजोडाइजापिन्स, ठीक है। फिर हाइपरसोमनिया, जिसका मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव स्लीपीनेस आना, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना। इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड स्लीप का एपिसोड है,
प्रोलॉन्ग्ड स्लीप का एपिसोड है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आता है, कहीं भी सो जाएंगे, चला रहे हैं गाड़ी वहीं पे सो गए अचानक से, तो ये चीज़ है। एक्सेसिव डे टाइम स्लीप एपिसोड, मतलब दिन में बहुत सोना। फिर दूसरा है प्राइमरी हाइपरसोमनिया। नो, प्राइमरी हाइपरसोमनिया का कोई कॉज नहीं है, मगर सेकेंडरी हाइपरसोमनिया का ड्यू टू सम अदर डिसऑर्डर के कारण होता है। Some disorder associated with hypersomnia are नेक्रोलेप्सी, जिसमें टेट्राड ऑफ सिम्टम, मतलब 4 सिम्टम्स से नेक्रोलेप्सी बना हुआ है। हाइपरसोमनिया में एक आता है नेक्रोलेप्सी, एक होता है और दूसरा भी आता है। उसमें नेक्रोलेप्सी के अंदर 4 सिम्टम्स हैं, कौन कौन से? स्लीप अटैक आना, मतलब अचानक से नींद। कैटाप्लेक्सी, सडन लॉस ऑफ मसल टोन लॉस हो जाना कुछ सेकंड के लिए, तो उसके कारण क्या होता है, पर्सन नहीं मूव कर पाता और पर्सन गिर जाता है, वो होता है कैटाप्लेक्सी। स्लीप पैरालिसिस, मतलब पर्सन अवेक बट अनेबल टू मूव द बॉडी, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है बॉडी का, उसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। हाइपरगोगनिक और या हाइपर हिप्नोपोपमिक हेलुसिनेशन, मतलब ऐसा जब सोने जाते हैं तो ये ऐसा हेलुसिनेशन आता है, या फिर आने के बाद नींद से बाहर आने के बाद जो हेलुसिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइप्नोपोपमिक। और जब सोने जा रहे हैं तो डीप स्लीप से जाने से पहले क्या आता है, हिप्नोगोगनिक हेलुसिनेशन आता है। फिर उसके बाद है नेक्रोलेप्सी, उसमें क्या है कि रिड्यूस आरईएम लेटेंसी कम जाता है, यानी कि जो 90 मिनट का पीरियड है आरईएम से एनआरईएम, एनआरईएम से आरईएम, उसमें वो 70 मिनट हो गया, ठीक है। फिर स्लीप ऑनसेट आरईएम पीरियड, आरईएम स्लीप जो होता है फर्स्ट 10 मिनट ऑफ द स्लीप होता है। और इसमें डिफिशेंसी क्या होता है, हाइपोक्रेटिन का डिफिशेंसी के कारण क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्लास 2। और नेक्रोलेप्सी जो होता है, नेक्रोलेप्सी जो होता है वो उसमें क्या होता है कि लो लेवल ऑफ, 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 नेक्रोलेप्सी, एक होता है टाइप 2 नेक्रोलेप्सी। इसमें लो लेवल ऑफ हाइपोक्रेटिन होता है, इसमें नॉर्मल लेवल ऑफ हाइपोक्रेटिन होता है। ट्रीटमेंट क्या है, फार्मेकोथेरेपी, जैसे कि वेकफुलनेस को बढ़ाने के लिए मोडाफिनिल देते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और ये अल्फा 1 एगोनिस्ट है। दूसरा है डाफिनिल जो होता है, जो कि पिटोलिसेंट होता है, और कैटाप्लेक्सी में क्या है, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, जैसे कि SSRI देते हैं, वेनिलाफ्लैक्सिन देते हैं, सोडियम ऑक्सीवेट देते हैं जो दिया जा सकता है। और कैटाप्लेक्सी में हम लोग कहते हैं कि रेगुलर आप इंटरवल पे नैप लेते रहिए। फिर उसके बाद कीन लेविस सिंड्रोम होता है, जो कि एक रेयर डिसऑर्डर है, जो कि मेल में देखा जाता है, यूजुअली इन अर्ली एडोलसेंस में देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एपिसोड ऑफ हाइपरसोमनिया, बहुत ज़्यादा नींद आना है, इसमें हाइपरफेजिया, बहुत ज़्यादा खाना, हाइपर सेक्सुअलिटी, बहुत ज़्यादा वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, या फिर डिसइनहिबिशन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना। ये किसका है, कीने लेविन सिंड्रोम का, ये जो कि रेयर डिसऑर्डर है, और ये आदमी में होता है। और उसके बाद इन बिटवीन द एपिसोड जो होता है, पेशेंट जो होता है ये सिम्टोमेटिक होता है। पैरासोमनिया मतलब पेशेंट एराउजल, इसमें क्या होता है कि पार्शियली एराउजल होता है, मतलब अवेक रहता है पार्शियली। इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इस पैरासोमनिया मतलब अच्छे से नींद नहीं आना, मतलब पार्शियली, एक बार तुम थोड़ा बहुत भी चिल्ला दोगे तो वो
नींद से निकल जाएगा, मतलब नींद से निकल जाएगा, तो उसके बोलते हैं पैरासोमनिया है। और वो पैरासोमनिया जो होता है दो होते हैं, एक होता है एनआरईएम स्टेज, पैरासोमनिया जो होता है वो दो होता है, वो होता है एक नारियम रिलेटेड पैरासोमनिया होता है कि आरियम रिलेटेड पैरासोमनिया होता है। एनारियम रिलेटेड पैरासोमनिया होता है वो सोमनाबुलिज्म होता है, जो कि स्लीप अवेकनिंग होता है, स्लीप वॉकिंग होता है। मतलब सोमनाबुलिज्म में क्या, एनारियम में दो, एनारियम में आता है सोमनाबुलिज्म जो कि स्लीप वॉकिंग, मतलब पर्सन जो होता है मोटर बिहेवियर, मतलब नींद में रहने के बाद भी वो पैर से मतलब चलना, मूवमेंट करना, वो क्या होता है सोमनाबुलिज्म। और डिफ़िकल्टी टू अवेकन में अपीयर कन्फ्यूज, एंड जब नींद से निकलेगा तो वो कन्फ्यूज रहेगा कि हम कहाँ हैं, कि कैसे हैं, पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, और ये बहुत कॉमन है चिल्ड्रेन आफ्टर एडोलसेंस यूजुअली, और एडोलसेंस के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। स्पेसिफिक स्लीप, स्पेसिफिक स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर है, और ट्रीटमेंट क्या है, बेंजोडाइजापिन वगैरह यूज कर सकते हैं, और रीएश्योर कर सकते हैं आप उसको। दूसरा है स्लीप टेरर, जो कि नाइट टेरर है, सडन अराउजल विथ फेयरफुलनेस, मतलब अचानक नींद अच्छा आ रहा है पर अचानक कुछ ऐसा सपना आ गया कि डायरेक्ट नींद से उठ गए, तो वो हो गया स्लीप टेरर। ब्रुक्सिज्म में क्या होता है कि टीथ ग्राइंडिंग होता है, पर्सन ग्राइंड टीथ एंड मेक लाउड साउंड में डैमेज, उसके कारण क्या होता है डैमेज हो जाता है इनामिल, और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि माउथ गार्ड दीजिए, उसको रिलैक्स करिए, उसको स्ट्रेस का मैनेजमेंट करवाइए, बेंजोडाइजापिन भी दे सकते हैं उसे, और बोटुलिनम टॉक्सिन भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद यदि बात किया जाए सोमनीलॉक्यू, इसमें स्लीप टॉकिंग, मतलब जब पर्सन नींद में रहेगा तो वो बात करेगा, और अनेबल टू रिकॉल दिस इन मॉर्निंग, ये सोमनीलॉक्यू हो गया। स्लीप एन्यूरिसिस, मतलब बेड वेटिंग, यूजुअली बेड वेटिंग रिजॉल्व बिफोर 6 ईयर एज, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एन्यूरिसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी एन्यूरिसिस। प्राइमरी जो होता है मतलब कि बेड वेटिंग होता है वो इन्फेंसी से होता है, और सेकेंडरी एन्यूरिसिस क्या होता है, रिलैप्स आफ्टर टॉयलेटिंग ट्रेनिंग वाज कम्प्लीटेड विद अ पीरियड व्हेन चाइल्ड रिमेन ड्राई। आफ्टर टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद भी मतलब एन्यूरिसिस हो रहा है तो वो हो गया सेकेंडरी एन्यूरिसिस। और इसमें क्या है ट्रीटमेंट है कि बिहेवियरल टेक्निक दे सकते हैं, या फिर बेल एंड पैड या बेड अलार्म वगैरह उसको दे सकते हैं, ताकि वो प्राइमरी एन्यूरिसिस कम हो जाए या फिर ख़त्म भी हो जाए। और मैं सेकेंडरी एन्यूरिसिस में क्या है ब्लडर ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, उसमें रात में उसको कम खाना दीजिए और सोने से पहले उसको टॉयलेट करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, फार्मेकोथेरेपी तो डेस्मोप्रेसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, फिर ब्यूटाइनिन है उसका ड्रग ऑफ मतलब ड्रग दे सकते हैं, इमिप्रामीन है जो दे सकते हैं। आरईएम रिलेटेड पैरासोमनिया क्या है, नाइट मेयर डिसऑर्डर्स, सडन अराउजल आप विथ फेयरफुलनेस एंड एबल टू रिकॉल द ड्रीम। आरईएम रिलेटेड पैरासोमनिया क्या है, नाइट मेयर डिसऑर्डर जिसमें सडन अराउजल हो जाना, फेयरफुलनेस एबल टू रिकॉल द ड्रीम को रिकॉल कर पाना। और ट्रीटमेंट क्या है, बिहेवियरल टेक्निक में भी यूज, बिहेवियरल टेक्निक से ठीक हो सकता है। अब बेंजोडाइजापिन में भी यूजफुल, प्राजोसिन जो कि अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है वो भी यूज कर सकते हैं उसमें। आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, फेलियर ऑफ पेशेंट टू हैव एटोनिया ड्यूरिंग आरईएम स्लीप लीडिंग टू enacting the dream, punching, kicking and seeing unaware of the environment is क्लोनाजिपाम दे सकते हैं इसमें आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में। फिर असेस कर सकते हैं स्लीप को वो पॉलीसोमनोग्राफी से, रिकॉर्डिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑफ
फिजियोलॉजिकल और एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। EEG रिकॉर्ड करिए, EOG रिकॉर्ड करिए, EMG रिकॉर्ड करिए। नेज़ल ओरल एयर फ्लो में देखिए, नेज़ल प्रेशर देखिए, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखिए, पल्स ऑक्सीमेट्री एंड हार्ट रेट देखिए, लेग आर्म एक्टिविटी देखिए, बॉडी कैसे है, स्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये सब देखिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर दिस।